पीपीआई ग्रुप के ड्रग्स के रिलेटेड चंद एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसको देखेंगे। उसके बाद एंटी एमिटिक ड्रग जो है उनके तो उन ड्रग्स को देखेंगे जिनके एडवर्स इफेक्ट कम है, ड्रामेटिकली वॉमिटिंग को बेहतर करती हैं, और हमारे लिए चॉइसेस क्या क्या हैं। कोशिश करेंगे इसके एंड पे जो आपको की डिस्कशन करवाई, जो सिंपल से वो 3-4 क्वेश्चन थे जो आपको दिए गए हैं, आपको एंड पे उसकी की सारी मैं दिखा दूंगा और उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। कहते हैं लेग्जेटिव जो है, laxatives are commonly used for the constipation to accelerate the movement of the food through the GI tract. They may also cause laxative can also cause electrolyte imbalance when used chronically. Many of these drugs have a risk of dependency for the user. Laxative जो ज़्यादातर GI की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं ताकि फूड जो है उसकी GI की थोड़ी मोटिलिटी बढ़े। लेग्जेटिव जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी काज करते जब इसे लंबे अरसे तक यूज किया जाए, उसका इंटरेस्ट की वजह से डिपेंडेंसी होने के, एडिक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट अगर लेग्जेटिव ड्रग लेगा तो स्टूल पास कर सकेगा, नहीं लेगा तो स्टूल पास नहीं कर सकेगा। एक बार दोबारा फिर उन ड्रग्स को गो थ्रू करते हैं, फिर वन बाय वन आगे वाले ड्रग्स देते हैं। इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट, लेग्जेटिव के अगर हम क्लासिफिकेशन को एक नजर दौड़ाएं तो इसके सबसे पहले इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट्स जिसके अंदर बेसिकोडाइल है, कैस्ट्राइल है, सिना है। बल्क लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास मिथाइल सेलुलेज है, सीरियम है। स्लाइन ऑस्मेटिक लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीइथाइलिन है। स्लाइन ऑस्मेटिक लेग्जेटिव में हमारे पास इलेक्ट्रोलोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पॉलीइथाइलिन है। स्टूल सॉफ्टनर में हमारे पास डोकोसेट है, स्टूल सॉफ्टनर हमारे पास डोकोसेट है। लुब्रिकेंट लेग्जेटिव के अंदर हमारे पास ग्लिसरीन स्पॉस्टिज है, मिनरल ऑयल है। कलोराइड चैनल एक्टिवेटर में हमारे पास ल्यूबिप्रेस्टोन है। सिना कहते हैं स्टिमुलेंट लेग्जेटिव है। इसके इंग्रेडिएंट के अंदर सिनोसाइड्स हैं और एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। सिना जो है वाइडली यूज्ड स्टिमुलेंट लेग्जेटिव है। इसके इंग्रेडिएंट के अंदर सिनोसाइड्स हैं और एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। कहते अगर इसको ओरली इनटेक किया जाता तो 8 से 10 घंटे के अंदर एवोक्यूशन ऑफ बाउल्स हो जाती है, मींस कि स्टूल पास हो जाता है। ये स्टूल के साथ साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को भी बाउल के अंदर ये एक्सक्रीट करते हैं। कहते अगर इसको डोकोसेट के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो ओपिएड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन जो उसके ट्रीटमेंट में इफेक्टिव हो सकते हैं। बेसाकोडाइल जो है अवेलेबल एज स्पॉस्टिज एंटेरिकोटिव टैबलेट्स, स्पॉस्टिज और एंटेरिकोटिव टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। एक पोटेंट स्टिमुलेंट है कोलोन का। बेसाकोडाइल जो है पोटेंट स्टिमुलेंट है कोलोन का। आपकी जो कोलोन है उसका पोटेंट स्टिमुलेंट है। स्पॉस्टिज और एंटेरिकोटिव टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। ये नर्व फाइबर पे डायरेक्टली एक्ट करता है ऑन द म्यूकोजा ऑफ द कोलोन। पहली बात।
स्पॉस्ट्रीज और एंटेरिक टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। बिसाकोडिल पोटेंट स्टिमुलेंट है कोलोन का, डायरेक्टली नर्व फाइबर पे एक्ट करता है। कैस्टर ऑयल, दिस एजेंट इज कैस्टर ऑयल जो है ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर रेसिनोलिक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होता है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेंट है स्टमक के लिए, जिस वजह से आपके इंटेस्टाइन की पेरिस्टालिसिस बढ़ती है। कहते हैं कैस्टर ऑयल को प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अवॉइड करना चाहिए। कैस्टर ऑयल को प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। कैस्टर ऑयल को प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। कैस्टर ऑयल जो है ये रेसिनोलिक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होता है, जो स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेंट है और ये पेरिस्टालिसिस को बढ़ाता है। प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर कैस्टर ऑयल को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। इंटेस्टाइन के अंदर कैस्टर ऑयल जो है रेसिनोलिक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होता है, जो बहुत ज़्यादा स्टमक के लिए इरिटेंट है और पेरिस्टालिसिस को बढ़ाता है। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कैस्टर ऑयल को अवॉइड किया जाए क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काज करवाता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अबॉर्शन हो सकती है। बल्क लैक्सेटिव जो है बल्क लैक्सेटिव जो इनके अंदर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, जिसके अंदर इनडाइजेस्टेबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं। ये जेल बनाते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और वाटर की रिटेंशन काज करते हैं। इंटेस्टाइन की डिस्टेंशन होती है जिसकी वजह से पेरिस्टालिसिस बढ़ती है। सिमिलर एक्शन मिथाइल सेलुलोज और सीलिन सीड्स पर और ब्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बेडरिडन पेशेंट या इमोबाइल पेशेंट के अंदर एहतियात से यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये ड्रग जो है बल्क लैक्सेटिव जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं। क्योंकि बल्क लैक्सेटिव जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं। बल्क लैक्सेटिव जो है ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं। इनको बनाया जाता है इनडाइजेस्टेबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। ये इंटेस्टाइन के अंदर जेल बनाते हैं, सॉल्ट वाटर की रिटेंशन काज करते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन डिस्टेंशन हो जाती है, पेरिस्टालिसिस बढ़ती है। इसी तरह के एक्शन प्रोड्यूस किया जा सकता है मिथाइल सेलुलोज से और सीलियम सीड से और ब्रेन से। इनको इमोबाइल पेशेंट के अंदर एहतियात से यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये इंटेस्टाइन परफोरेशन काज कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकती है। इन ड्रग को इमोबाइल पेशेंट के अंदर या बेड रिडन पेशेंट के अंदर एहतियात से यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये ड्रग जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज करती है। स्लाइन और ऑस्मेटिक लैक्सेटिव के अंदर जो ड्रग्स हमारे पास आते हैं, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कहते हैं ये नॉन ऑब्जॉर्बेबल साल्ट्स हैं जो वाटर को होल्ड करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को इंटेस्टाइन के अंदर होल्ड करते हैं। जिसकी वजह से बावल जो है बावल की डिस्टेंशन होती है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ती है और डेफिकेशन हो जाती है फ्यू आवर्स के अंदर जो है। स्लाइन एंड ऑस्मेटिक लैक्सेटिव, स्लाइन कैथार्टिक जो है उसके अंदर कहते हैं मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये नॉन ऑब्जॉर्बेबल साल्ट है, वाटर को होल्ड करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर बाय ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसकी वजह से बाउल में की डिस्टेंशन होती है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ती है और डेफिकेशन हो जाती है चंद घंटों के अंदर जो है। electrolyte solution containing polyethylene glycol PEG, electrolyte solution containing polyethylene glycol are used as a chronic lavage solution to prepare the gut for the radiological and endoscopic procedure.
Polyethylene glycol powder for solution is available as a prescription and is also an over-the-counter laxative and has shown to cause cramps, gas than other laxatives. कहते हैं सलाइन या और ऑस्मोटिक लेक्सेटिव जो है इनके अंदर मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये ना और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों जो नॉन ऑब्जॉर्वेबल साल्ट्स हैं, वाटर को होल्ड करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू, बाउल की डिस्टेंशन काज करते हैं जिसकी वजह से इंटेस्टाइन मोटिलिटी बढ़ती है और ये डेफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं विद इन फ्यू आवर्स. Electrolyte solution containing polyethylene glycol used as a cleavage, क्लोन के लिवाज के लिए यूज करते हैं to prepare the gut for the radiological or endoscopic procedures. पैक पाउडर सोल्यूशन जो है ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है एज अ लेक्सेटिव, हर जगह से मिल जाता है और ये क्रैम्प्स और गैस काज करता है देन द अदर लेक्सेटिव. सलाइन और ऑस्मोटिक लेक्सेटिव जो है ये क्रैम्प्स काज करते हैं और पेट के अंदर गैस काज करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर लेक्सेटिव. सलाइन लेक्सेटिव और ऑस्मोटिक लेक्सेटिव की अगर हम बात की जाए तो सलाइन और ऑस्मोटिक लेक्सेटिव के अंदर मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये नॉन ऑब्जॉर्वेबल साल्ट्स हैं. वाटर की ये वाटर को होल्ड करते हैं बाय ऑस्मोसिस के थ्रू जिसकी वजह से बाउल की डिस्टेंशन होती है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ती है और डेफिकेशन हो जाती है विद इन फ्यू आवर्स. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्रॉनिक लिवाज और गट को प्रिपेयर करने के लिए रेडियोलॉजिकल और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए इसको यूज किया जाता है. ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का जो सोल्यूशन है, जो पाउडर फॉर्म जो है, लेकिन इसकी वजह से क्रैम्प्स और गैस होती है एज कम्पेयर टू अदर लेक्सेटिव. Lactulose is a semi-synthetic disaccharide sugar and acts as an osmotic laxative. लैक्टोलोज जो सेमी सिंथेटिक डाइसैकराइड शुगर और ऑस्मोटिक लेक्सेटिव के तौर पे काम करता है. लैक्टोलोज है सेमी सिंथेटिक डाइसैकराइड शुगर है और ऑस्मोटिक लेक्सेटिव के तौर पे काम करता है. जीआई के एंजाइम जो इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. ओरल डोजेज जो है जब वो कोलोन के अंदर पहुंचती है तो कोलोनिक बैक्टीरिया जो उसके डिग्रेडेशन काज करते हैं into lactic, formic and acetic acid. लैक्टोलोज सेमी सिंथेटिक डाइसैकराइड शुगर है और एज एन ऑस्मोटिक लेक्सेटिव के तौर पे काम करती है. जीआई के एंजाइम इसके ब्रेकडाउन या हाइड्रोलाइसिस को नहीं कर सकते. जब ये कोलोन के अंदर पहुंची है तो कोलोन के बैक्टीरिया इसके डिग्रेडेशन काज करते हैं इसको लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के अंदर. दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर काजिंग फ्लूइड अकोमोलेशन. ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं, फ्लूइड की रिटेंशन काज करते हैं, अकोमोलेशन काज करते हैं, कोलोन डिस्टेंड हो जाती है, स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और डेफिकेशन होती है. इलेक्ट्रोलाइज इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस द अमोनिया लेवल. सीएलडी के जो पेशेंट होते हैं वो जब हेपेटिक इनकैफ के अंदर जाते हैं, अब मेडिसिन में जाकर पढ़ेंगे, अमोनिया के लेवल बढ़ते हैं तो लैक्टोलोज को दिया जाता है पेशेंट को. जो है लैक्टोलोज जो है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, ये अमोनिया के लेवल को कम करता है. अगर आपसे लैक्टोलोज का पूछा जाए तो लैक्टोलोज सेमी सिंथेटिक डाइसैकराइड शुगर है और एक ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है. जीआईटी का एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. जब ये कोलोन के अंदर पहुंचते तो वहाँ बैक्टीरिया की डिग्रेडेशन काज करते हैं, बैक्टीरिया इसकी ब्रेकडाउन या डिग्रेड इसको करते हैं जिसको लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है, फ्लूइड की रिटेंशन काज करता है जिसमें कोलोन की डिस्टेंशन होती है, स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और डेफिकेशन होती है.
डेक्ट्रोलोज को यूज किया जाता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के, क्योंकि ये अमोनियक लेवल को कम करता है। लैक्टोलोज जो है ये सेमी सिंथेटिक डाइसैकराइड शुगर है। ये ऑस्मोटिक लेक्सेटिव के तौर पे काम करता है। जीआईटी का एंजाइम इसकी ब्रेकडाउन काज नहीं कर सकते। जब इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो उन पे कॉलोनिक बैक्टीरिया जो है इसको ब्रेक डाउन करते हैं लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड के अंदर जो है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है, फ्लूइड और की रिटेंशन काज करता है, जिससे कोलोन डिस्टेंड होती है, स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। लैक्टोलोज हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में यूज करते हैं क्योंकि अमोनिया के लेवल को कम करता है। स्टूल सॉफ्टनर के अगर बात कीजिए, इधर एमुलेंट आते हैं, लेक्सेटिव्स आते हैं और सर्फेक्टेंट्स आते हैं। सर्फेक्टेंट्स स्टूल सॉफ्टनर के अंदर एमुलेंट आते हैं, लेक्सेटिव्स आते हैं और सर्फेक्टेंट्स आते हैं। Surface active agent that become emulsified with the stool produces softer feces and ease passage. These include docosate sodium and docosate calcium. They may take days to become effective and are often used for the prophylaxis rather than acute treatment. स्टूल सॉफ्टनर कहते हैं ये प्रोफिलैक्सिस के तौर पे यूज करते हैं, एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं। कहते हैं स्टूल सॉफ्टवेयर को मिनरल ऑयल के साथ यूज नहीं किया जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मिनरल ऑयल के साथ दिया जाता है तो मिनरल ऑयल की एब्जॉर्प्शन के चांसेस होते हैं। स्टूल सॉफ्टवेयर को मिनरल ऑयल के साथ देने से एहतियात करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मिनरल ऑयल की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। कहते हैं ये स्टूल सॉफ्टवेयर जो इमल्सिफाइड होते हैं विद द स्टूल, जिसकी वजह से प्रोड्यूस करते हैं सॉफ्टर स्टूल एंड ईज पैसेज। इनके अंदर जो ड्रग आते हैं डोकोसेट सोडियम है, डोकोसेट कैल्शियम है। ये सेवरल डेज लेते हैं इफेक्ट होने के लिए, इसलिए एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में इनको नहीं दे सकते, उसको प्रोफिलैक्सिस के तौर पे देते हैं। स्टूल सॉफ्टवेयर को जो है वो मिनरल ऑयल के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मिनरल ऑयल की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। स्टूल सॉफ्टवेयर को जो है मिनरल ऑयल के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अगर मिनरल ऑयल जो है इसके साथ हम स्टूल सॉफ्टवेयर के साथ ले रहे हैं, ये अब्जॉर्ब हो जाते तो क्या हो सकता है? मल्टीपल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, नॉट अ सिंगल इफेक्ट। पेशेंट को रेक्टम से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, उसको जो है पेशेंट को एलर्जी के रिएक्शन हो सकते हैं, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। मिनरल ऑयल जो है अगर ये अब्जॉर्ब हो जाता है स्टूल सॉफ्टवेयर के साथ, तो इसकी वजह से पेशेंट को जो है मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं।
लोकली वहाँ पे पेशेंट को रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, एलर्जी की रिएक्शन पेशेंट को हो सकता है, ब्लॉटिंग पेशेंट को हो सकती है। तो स्टूल सॉफ्टनर को जो है अवॉइड करना चाहिए मिनरल ऑयल के साथ। कहते हैं स्टूल सॉफ्टनर जो है इमल्सिफाइड होते हैं विद द स्टूल, जिस वजह से प्रोड्यूस करते हैं सॉफ्टर स्टूल और इजी पैसेज। इनके अंदर जो ड्रग आती है सोडियम, इनके अंदर जो ड्रग्स आती है सोडियम डॉक्सेट सोडियम है, डॉक्सेट कैल्शियम है। कितने काफी दिन ले जाते हैं ड्रग जो अपना इफेक्ट शो करें। किसी ने प्रोफ्लैक्सिस यूज करते हैं, अक्यूट कॉन्स्टिपेशन में अक्यूट ट्रीटमेंट में नहीं दे सकते। स्टूल सॉफ्टनर जो है इनको अवॉइड करना चाहिए मिनरल ऑयल के साथ, क्योंकि मिनरल ऑयल के साथ अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर ये स्टूल सॉफ्टनर को मिनरल ऑयल के साथ देने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मिनरल अब्जॉर्ब हो सकते हैं दोनों को बॉडी में। अगर ये बॉडी में अब्जॉर्ब होंगे तो क्या हो जाएगा, रेक्टल ब्लीडिंग हो जाएगी, पेशेंट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, पेशेंट को जो है रैशेज बढ़ सकते हैं। मिनरल ऑयल और ग्लिसरीन स्पॉस्टिज, ग्लिसरीन की स्पॉस्टिज जो है ये पेशेंट की, इन्हें उर्दू में या पंजाबी में इनको बत्तियां कहते हैं, बत्तियां। ये एनएच के थ्रू जो है ये क्या नाम ये रखी जाती हैं। थोड़ी देर के बाद ज़्यादातर बच्चों के अंदर यूज़ करते हैं जो ग्लिसरीन स्पॉस्टिज जो है एनएच के थ्रू ये रखी जाती है। थोड़ी देर में जो है मोटिलिटी बढ़ती है और पेशेंट स्टूल पास करते देते हैं। खासकर बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन को में रिलीफ देने के लिए ग्लिसरीन की स्पॉस्टिज रखी जाती है। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के अंदर मिनरल ऑयल्स है, ग्लिसरीन स्पॉस्टिज है। ये मिनरल ऑयल ग्लिसरीन स्पॉस्टिज जो ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करते हैं और हार्ड स्टूल की पैसेज में ही हेल्प करते हैं। कहते हैं मिनरल ऑयल जो है शुड बी टेकन ओरली एंड अपराइट पोजीशन, ओरली और अपराइट पोजीशन में लेना चाहिए ताकि एस्पिरेशन अवॉइड हो सके। अगर ये एस्पिरेट कर जाते हैं तो पोटेंशियल फॉर लिपिड नमोनिया। मिनरल ऑयल और ग्लिसरीन स्पॉस्टिज जो है ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करते हैं, जिसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। मिनरल ऑयल को अपराइट पोजीशन में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एस्पिरेट हो सकते हैं और एस्पिरेशन की वजह से एस्पिरेशन नमोनिया हो सकता है। हमने जितने भी ड्रग अभी तक पढ़ते आए हैं, अब हर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में एडवर्स इफेक्ट की बात नहीं की गई। लेकिन हमें उन ड्रग की जरूरत है अगर वो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करे तो पेशेंट को डिपेंडेंसी ना हो। पेशेंट को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आप एक अगर लैक्सेटिव पे पुट हो गए, हो सकता है आपको स्टूल पास ना और आपकी हैबिट डेवलप हो जाए, आपको डिपेंडेंसी हो जाए स्टूल पास करने के लिए। तो हमें उन ड्रग की जरूरत है जिनके एडवर्स इफेक्ट कम है और जिनकी डिपेंडेंसी कम है। ल्यूबिप्रेस्टोन जो है इन्हीं में से एक ड्रग है, करोइड चैनल एक्टिवेटर है। ल्यूबिप्रेस्टोन जो है करोइड चैनल पे एक्ट करता है और फ्लूइड एक्सक्रीशन को इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ाता है। मैकेनिज्म क्या है उससे ल्यूबिप्रेस्टोन को पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं ल्यूबिप्रेस्टोन के ऊपर। करोइड चैनल एक्टिवेटर पे नोट लिखे, ड्रग का नाम क्या लिखे, ल्यूबिप्रेस्टोन। ल्यूबिप्रेस्टोन करता है जिसकी वजह से फ्लूइड एक्सक्रीशन और इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर फ्लूइड एक्सक्रीशन बढ़ती है। इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड की सिक्रीशन बढ़ती है, जिसकी वजह से स्टूल आसानी से पास हो जाता है, इजीली पास हो जाता है और लिटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। पीछे ड्रग पड़े मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काज कर रही है। ये लाइन ध्यान से सुने, ल्यूबिप्रेस्टोन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन particularly has been tolerance or dependency has not associated with this drug.
क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए इसको लुबिप्रेस्टोन को यूज़ करते हैं। इसके साथ जो है टॉलरेंस डेवलप नहीं होती या डिपेंडेंसी डेवलप नहीं होती। कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो मिनिमल होते हैं क्योंकि इसकी क्विक मेटाबॉलिज्म होता है स्टमक और जूजिनम के अंदर। अगर हम लुबिप्रेस्टोन की बात करें तो ये ड्रग जो है क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड की सिक्रेशन बढ़ती है। अगर हम लुबिप्रेस्टोन की बात करें तो क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड की सिक्रेशन बनती है, स्टूल आसानी से पास हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर लिटिल चेंज आती है। लुबिप्रेस्टोन जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, इसके वजह से टॉलरेंस या डिपेंडेंसी के चांसेस बहुत कम है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज से होता है, क्विकली होता है स्टमक और जूजिनम के अंदर जो। मैं लुबिप्रेस्टोन को रिपीट करके फिर हम टेक्निकल चंद बातों की तरफ बढ़ेंगे जो आपको पता होना चाहिए। लुबिप्रेस्टोन जो है इस ग्रुप के अंदर लेक्सेटिव के अंदर वो वाइड ड्रग है जिस वजह से डिपेंडेंसी या टॉलरेंस नहीं होती। मैकेनिज्म क्या है, लुबिप्रेस्टोन जो है क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करती है, जिस वजह से फ्लूइड की सिक्रेशन बढ़ती है इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। स्टूल की पैसेज आसान हो जाता है, लिटिल इलेक्ट्रोलाइट चेंज आती है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लिटिल चेंज होती है। लुबिप्रेस्टोन की वजह से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में देते हैं क्योंकि टॉलरेंस और डिपेंडेंसी डेवलप नहीं होती है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो है बहुत मिनिमल होता है, क्योंकि ड्रग जो क्विकली जो है स्टमक और जूजिनम के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे पीपीआई ग्रुप की ड्रग्स की, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। मेरा टॉपिक नहीं है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बच्चों को एंड तक कंफ्यूज करती हैं। ये क्लिनिकल ओरिएंटेड चीजें हैं। यहाँ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो बेसिक साइंसेज का होता है कि यहाँ के लोग क्लिनिकली कनेक्टेड नहीं होते। बेसिक साइंसेज के पढ़ाने वालों का सबसे मेजर ड्रॉबैक जो होता है वो क्लिनिकली कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते जो क्लिनिकली यूज होती हैं। उन चीज़ों को प्रॉपर फोकस नहीं करते जो क्लिनिकली यूज होती हैं। अब बहुत सारी बातें पढ़ लेंगे, अब लैक्सेटिव की 50 चीज़ें पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन लैक्टोलोज क्लिनिकली यहाँ पे यूज होता है, नसेकोडाइल यूज होता है, बाकी चीज़ें आम प्रैक्टिस के अंदर इतनी यूज नहीं होती। ये लुबिप्रेस्टोन जो लेटेस्ट ड्रग है ये यहाँ पे यूज होती है। अब हम बात करें पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की, जिसके अंदर ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल। कहते हैं इन ड्रग को जो है, अगर हम इसकी बायोअवेलेबिलिटी की बात करें, पीपीआई ग्रुप के ड्रग की जो है मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, कुछ के अंदर एक्सेप्शंस है। मेजॉरिटी ड्रग की बात की जाए, अगर ये फूड के साथ लेते हैं तो इनकी बायोअवेलेबिलिटी 50% डिक्रीज हो जाती है। तो पीपीआई ग्रुप की जो ड्रग्स हैं ओमेप्राजोल वगैरह जो है ये एम्प्टी स्टमक लेने चाहिए। पीपीआई ग्रुप की जो ड्रग्स हैं इनको एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की ड्रग्स हैं इनको एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। मैं बता रहा हूँ इसके अंदर ड्रग्स ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल वगैरह आती हैं। फास्टिंग स्टेट के अंदर सिर्फ 10% पंप्स होते हैं जो एक्टिवली सिक्रीट कर रहे होते हैं। फास्टिंग स्टेट के अंदर सिर्फ 10% पंप्स होते हैं जो एक्टिवली एसिड को सिक्रीट कर रहे होते हैं, और वो ही ससेप्टेबल होते हैं इनहिबिशन के लिए। फास्टिंग स्टेट के अंदर सिर्फ 10% पंप्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं। कहते हैं इस ड्रग को 1 घंटा पहले खाने से ब्रेकफास्ट से लेना चाहिए, ताकि जो पीक कॉन्सेंट्रेशन है, so that the peak serum concentration coincide with the maximal activity of the proton pump secretion, ताकि जब प्रोटॉन पंप जो है मैक्सिमली एक्टिवेटेड हो, मैक्सिमली एसिड सिक्रीट कर रहे हो, तो आपकी ड्रग ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद दे रहे हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 50% हो जाएगी और प्रोटॉन पंप तो एक्टिवेट हो चुके हैं।
तो बहुत टाइम ले जाएगी, तो इनिबिशन बहुत कम हो जाएगी। पीपीआई ग्रुप की जो ड्रग्स हैं इनको हमेशा एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए ताकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हो। अगर फूड के साथ लेते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी सिर्फ 50% होती है। फास्टिंग स्टेट के अंदर सिर्फ 10% पंप्स कम कर रहे थे, प्रोटॉन पंप जो। इसलिए इन ड्रग को 1 आवर जो है खाना खाने से पहले लेना चाहिए, खास ब्रेकफास्ट से पहले जो है, ताकि जब एसिड की पीक सीरम कॉन्सेंट्रेशन हो तो ये ड्रग जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप के ड्रग जो है ये भी मैक्सिमली इफेक्टिव हो, एक्ट करके प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दें। अगर आप खाना खाने के बाद ले रहे हैं, पंप तो एक्टिव हो चुके हैं, एसिड सिक्रीट करे जा रहे हैं, तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम होगी और उसका एक्शन भी कम होगा। अब यहाँ पे जो है क्या नाम था, क्लोपिडोग्रिल जो है, क्लोपिडोग्रिल बहुत कॉमन एंटीप्लेटलेट ड्रग है, रनिंग आइटम है मार्केट की जो है। किसी दौर में एस्प्रिन चलती थी, अब एस्प्रिन की जगह एडवांस ड्रग जो क्लोपिडोग्रिल दी जाती है, क्योंकि क्लोपिडोग्रिल जो है जीएटी की इरिटेशन मिनिमम करती है। क्लोपिडोग्रिल जो है जीएटी की इरिटेशन मिनिमली करती है। तो पीपीआई ग्रुप की जो ड्रग्स हैं उनमें से मेजॉरिटी का क्लोपिडोग्रिल के साथ इंटरेक्शन है। पीपीआई ग्रुप की जो मेजॉरिटी ड्रग्स हैं पीपीआई ग्रुप की जो ड्रग्स हैं उनका जो है क्या नाम लेते हैं, स्वेर इंटरेक्शन है क्लोपिडोग्रिल के साथ। अब क्लोपिडोग्रिल के साथ ये करती क्या है, क्लोपिडोग्रिल प्रो ड्रग है, इसको एक्टिवेशन के लिए साइटोक्रोम P450 में से CP2C9 आइसोएंजाइम की जरूरत होती है। इसको अपनी एक्टिवेशन के लिए साइटोक्रोम P450 सिस्टम के अंदर CP2C19 आइसोएंजाइम की जरूरत होती है, विच इन्वॉल्व इन द वेरिंग डिग्री इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ पीपीआई। क्लोपिडोग्रिल को अपनी एक्टिवेशन के लिए साइटोक्रोम P450 CP2C19 आइसोएंजाइम की जरूरत है। यही आइसोएंजाइम जो मल्टीपल पीपीआई के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, स्पेशली मेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लैंसोप्रिजोल, डेक्सलैंसोप्रिजोल। तो पीपीआई जो है क्लोपिडोग्रिल की एक्टिवेशन को जो है एंटीप्लेटलेट एक्शन को कम कर देते हैं। अगर ये ड्रग पीपीआई ग्रुप के ड्रग जो मेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लैंसोप्रिजोल और डेक्सलैंसोप्रिजोल जो है क्लोपिडोग्रिल के एंटीप्लेटलेट एक्शन को कम करेंगे तो पेशेंट के अंदर एडवर्स इफेक्ट बढ़ जाएंगे। सीरियस कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स पेशेंट को हो सकते हैं। एक पेशेंट जो है अगर अंजाइना का पेशेंट है तो ब्लड को थिन करने के लिए एंटीप्लेटलेट ड्रग क्लोपिडोग्रिल ले रहा है, आपने पीपीआई ग्रुप में से कोई ड्रग उसको स्टार्ट करवा दी, मेप्राजोल, इसो और लेंसो जो 4 नाम दिए हुए, ये ड्रग जाके क्या करेंगी, उसकी एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी को कम कर देगी। अगर एक ड्रग जाके दूसरी ड्रग की एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी को कम कर रही है तो पेशेंट के क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, वर्ड लिखा हो सीरियस कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हो सकते हैं, पेशेंट रिदमियाज के अंदर जा सकता है। अब साइटोक्रोम P450 सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन है, कहते हैं इसमें से ग्रुप में से 2 ड्रग्स हैं जिनका मिनिमल इंटरेक्शन है। CYP2C19 आइसोएंजाइम जो है इसके साथ मिनिमल इंटरेक्शन, उसमें कौन कौन सी ड्रग, पेंटाप्रिजोल और रेबिप्रिजोल। पेंटोप्रिजोल और रेबिप्रिजोल जो है उनका मिनिमम इंटरेक्शन है साइटोक्रोम P2C19 जो है। अगर आपने किसी पेशेंट को क्लोपिडोग्रिल देनी है तो उसके साथ पेंटोप्रिजोल या रेबिप्रिजोल देंगे। ये जो सारी वर्डिंग है ये बिग एडजन से उठाई गई है, बेटा क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दौर के अंदर जो है जब पेशेंट को क्लोपिडोग्रिल देते थे तो उसको साथ सिमिटाडीन, रेनाटिडीन, फैमिटाडीन जो है ये वाली ड्रग दी जाती थी। सिमिटाडीन, रेनाटिडीन H1 रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, ये जो सॉरी सिमिटाडीन, रेनाटिडीन, फैमिटाडीन वगैरह जो है वो वाली ड्रग्स दी जाती थी। लेकिन उसके बाद जो है जब पीपीआई ग्रुप के ड्रग में से 2 ड्रग पेंटाप्रिजोल और रेबिप्रिजोल जो है ये ड्रग भी जो है क्लोपिडोग्रिल के साथ दे सकते हैं। कहते हैं क्लोपिडोग्रिल जो एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है, इसको अपने एक्टिवेशन के लिए साइटोक्रोम
P450 सिस्टम जो है उसके CYP2 C19 आइसोएंजाइम को इसके एक्टिवेशन के लिए जरूरत होती है। यही आइसोएंजाइम जो बहुत सारे पीपीआई ग्रुप के जो मेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्रिजोल और डेक्सलेंसोप्रिजोल का मेटाबॉलिज्म काज करता है। होता क्या, ये ड्रग जो है क्लोपिडोग्रिल के एंटीप्लेटलेट एक्शन को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से सीरियस कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हो सकते हैं, पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं। तो दो ड्रग्स पेंटाप्रिजोल और रेबोप्रिजोल जो है, ये ड्रग जो मिनिमल इंटरेक्शन इनका क्लोपिडोग्रिल के साथ जो। अब एक और बात पूछी जाती है, कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की जो ड्रग्स है वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है पंप्स को। ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की जो ड्रग्स है वो प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है। अगर मैं कहता हूँ मैं एक पेशेंट को एक ड्रग दे रहा हूँ जो प्रोटॉन पंप को जाके इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहे हैं, तो पेशेंट को फिर डेली ड्रग क्यों दे रहे हैं? एक ड्रग अगर प्रोटॉन पंप को जाके इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रही है तो फिर पेशेंट को डेली क्यों ड्रग दे रहे हैं आप? क्या ऐसा मसला है? तो याद रखिएगा, प्रोटॉन पंप जो है जब एक बार इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाते हैं तो ये कहते हैं प्रोटॉन पंप को दोबारा जो है उनकी दोबारा सिंथेसिस के लिए, नए प्रोटॉन पंप बनने के लिए 18 घंटे या एक दिन का राउंड अबाउट का टाइम चाहिए होता है। कहते हैं पीपीआई ग्रुप के ड्रग जो प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है, नो डाउट, लेकिन इरिवर्सिबली इनहिबिट करें तो हम डेली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पंप दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं, टाइम में लिखा हुआ देखते हैं कितने घंटे पंप दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए पेशेंट को ड्रग बार बार देनी पड़ती है। These drugs have short serum half-life of about 1.5 hours because acid inhibition lasts up to 24 hours to the irreversible inactivation of proton pump. कहते हैं इनकी हाफ लाइफ तो 1.5 आवर्स तक है, लेकिन 24 घंटे तक जो है प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देते हैं। 18 घंटे चाहिए तो दोबारा 18 hours are required for the synthesis of new hydrogen potassium ATPase pumps. हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप मालिक्यूल जो है उनकी दोबारा सिंथेसिस के लिए 18 hours चाहिए होते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट डोज के साथ जो तमाम पंप जो है वो इनएक्टिवेट नहीं हो जाते, 3 से 4 दिन चाहिए होते हैं मेडिकेशन के जो है टू फुल एसिड इनहिबिशन। अपने पेशेंट को 3 से 4 दिन तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की ड्रग देनी, फिर जाके पंप की फुली इनहिबिशन हो जाएगी। पीपीआई ग्रुप की ड्रग जो प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली जाके इनहिबिट करती हैं, लेकिन कहते हैं 18 घंटे के अंदर जो है पंप दोबारा रीसिंथेसाइज हो जाते हैं। 2 से 3 दिन चाहिए फुल पंप्स को इनहिबिट करने के लिए। सॉरी 3 से 4 दिन। इसी तरह दोबारा एसिड की सिक्रीशन के लिए एलिजिबिलिटी देखनी है। ईसो और लेंसोमेप्राजोल की बायोअवेलेबिलिटी ग्रेटर देन 80% है। ईसो और लेंसोमेप्राजोल की जो है बायोअवेलेबिलिटी जो है ग्रेटर देन 80% है। ईसो लेंसोप्रिजोल की जो है बायोअवेलेबिलिटी जो ग्रेटर देन 80 hours है। ये एसिड की सिक्रीशंस है ब्रेकफास्ट के अंदर शो किया गया, मिलीमोल लीटर में शो किया गया पर लीटर जो है। ब्रेकफास्ट के अंदर देखिए जो रेड लाइन है ये एसिड को एक्सक्रीट कर रही है, उसमें एक्सक्रीट होती है फिर डाउन हो जाती है, फिर जब आप कॉफ़ी वगैरह इनटेक करते हैं, लंच लेते हैं, पीक पे चली जाती है। टी टाइम के अंदर जो है शाम के टाइम जो टी टाइम है मगरिब से पहले का, उसके अंदर भी एसिड की सिक्रीशन बढ़ती है, डिनर में बढ़ती है। और एसिड की सिक्रीशन जो पीक पे 2 टाइम्स पे जा रही है, लंच पे पीक पे जा रही होती है, ठीक है, लेट नाइट में जा रही होती है। तो अगर हम
H2 सॉरी H2 ब्लॉकर ड्रग जो है सिमिटिडीन रेनिटिडीन फैमिटिडीन, मेरे मुंह से H1 निकलेगा, सॉरी। H2 ब्लॉकर ड्रग जो सिमिटिडीन रेनिटिडीन फैमिटिडीन, ये ब्लू लाइन से शो किएगा। ये देखिए एसिड के सिक्रीशन को हद से ज़्यादा कम नहीं करें। अगर ये या पीपीआई से कंपेयर करें, ये या पीपीआई ग्रुप के ड्रग से कंपेयर करें, तो एसिड की सिक्रीशन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन पंप जो इरिवर्सिबली इनहिबिट हो रहा है। प्रोटॉन पंप के इरिवर्सिबल इनहिबिशन की वजह से जो है एसिड की सिक्रीशन बहुत कम हो जाती है। वॉमिटिंग की बात करते हैं। कौन सी ड्रग्स हैं जो क्या नाम लेते हैं वॉमिटिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं? मिसिस के लिए वॉमिटिंग के लिए अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो याद रखिएगा कार्टिकोस्टीराइड्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। कार्टिकोस्टीराइड एक्सीलेंट ड्रग्स हैं। कार्टिकोस्टीराइड को जो है इन कम्बिनेशन में देते हैं 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके अंदर ग्रेनिसिट्रोन, ऑन्डेनिसिट्रोन, सिट्रॉन का वर्ड आएगा 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ जो है। कार्टिकोस्टीराइड को कैसे वॉमिटिंग कंट्रोल करते हैं, मैकेनिज्म स्टिल अननोन है, लेकिन ड्रामेटिकली करते हैं। कहते कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है, जो फोर्थ वेंट्रिकल के एरिया पोस्टिमा के अंदर होता है, ये ड्रग्स जो है ना सिर्फ जो है ब्रेन के थ्रू जो है वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं, बल्कि इंटेस्टाइन पैक्ट करके फ्लूइड वाटर की रिटेंशन भी काज करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो डेक्सामेथासोन जो है, मिथाइलप्रेडनिसोलोन जो है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज लेकिन कहते हैं मैकेनिज्म स्टिल अननोन है, एक्चुअल मैकेनिज्म का पता नहीं है। इन ड्रग को जो है 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर ऑन्डेनिसिट्रोन वगैरह आते हैं, सिट्रॉन का वर्ड आएगा। कहते हैं एक्यूट और डिलेड नॉजिया और वॉमिटिंग के पेशेंट में इनको दिया जाता है। डेक्सामेथासोन को जो 8-20 मिलीग्राम जो है आईवी दे सकते हैं, उसके साथ जो है 8 मिलीग्राम तक आप जो है 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऑन्डेनिसिट्रोन को दे सकते हैं। अब ये ड्रग के कॉम्बिनेशन में है जो वॉमिटिंग के लिए दी जाती है। रिस्पांस को चेक करें, डेक्सामेथासोन को जब ऑन्डेनिसिट्रोन के साथ दिया जाता है तो इसके रिजल्ट 90% 91% से ज़्यादा है। डेक्सामेथासोन और ऑन्डेनिसिट्रोन जो बार बार पीछे बात कर रहे थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऑन्डेनिसिट्रोन वगैरह इसके अंदर आते हैं। सबसे ज़्यादा ये ड्रग जो है ये वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है। सबसे ज़्यादा ये ड्रग जो है ये वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है। उसके बाद जो डेक्सामेथासोन को अगर कॉम्बिनेशन में देते हैं डाइफिनाइल हाइड्रामीन, मीटोक्लोप्रामाइड, ड्रोपेडोल जो है, उसके बाद वो आ जाती है 76% करीब। याद रखिएगा अगर हम ऐसी ड्रग दें जो पेशेंट को सेडेट कर दे, लोरेज़ेपाम की बात कर लेते हैं। लोरेज़ेपाम जो है ये आपकी जीएटी की मोटिलिटी को स्लो कर देती है। तो अगर हम एक ऐसी ड्रग दे दें जो जीएटी की मोटिलिटी को ही स्लो कर दें तो वॉमिटिंग कम हो जाएगी, मूवमेंट स्लो हो जाएगी, जीएटी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, तो वॉमिटिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे। डेक्सामेथासोन और ऑन्डेनिसिट्रोन, अगर आपसे कोई भी पूछे क्लिनिकली जो है सबसे इफेक्टिव वॉमिटिंग के लिए ड्रग कौन से, डेक्सामेथासोन ऑन्डेनिसिट्रोन है। और पीपीआई ग्रुप से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं तो दोबारा इनको पेशेंट को क्यों देते हैं? पंप तो एक बार इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाते हैं, इनको एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, खाना खाने से 1 घंटे के पहले लेना चाहिए ताकि पंप की मैक्सिमम इनहिबिशन हो जाए। प्रोटॉन पंप जो है जब एक बार इरिवर्सिबली इनहिबिट होते हैं तो दोबारा सेंसिटाइज होने के लिए उन्हें 18 घंटे के करीब का टाइम लग जाता है। 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं प्रोटॉन पंप की कंप्लीट इनहिबिशन के लिए, और सॉरी 3 से 4 दिन, और 3 से 4 दिन चाहिए होते हैं उनके रिवर्सल प्रोसेस के लिए, ताकि वो दोबारा जो एक्टिवेट हो सके। अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो क्लोपिडोग्रिल का जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप के ड्रग जो मेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्रिजोल और डेक्सलेंसोप्रिजोल सब के साथ है, ये ड्रग जो है क्लोपिडोग्रिल को जो है उसको इनएक्टिवेट कर देती है, उसके एंटीप्रेटल एक्शन को कम कर देती है। तो अगर किसी पेशेंट को आपने क्लोपिडोग्रिल देनी है तो उसको ये वाली ड्रग देनी है, पीआर का वर्ड याद रखना, पेंटोप्रिजोल, रिबेप्राजोल, पेंटोप्रिजोल और बेप्रोजोल। ये ड्रग जो है इनका मिनिमल इंटरेक्शन है साइटोक्रोम P4, साइटोक्रोम
P2C190 के साथ मिनिमल इंटरेक्शन है। अब हम आपकी थोड़ी सी की बात करते हैं। की के अंदर जो 4 क्वेश्चन आपको आए हैं, पहले इसके अंदर गालबन था कि 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इरिथ्रोमाइसिन और जिथ्रोमाइसिन के अंदर थे। अगर स्पेक्ट्रम की बात कीजिए तो इरिथ्रोमाइसिन जो लेस उसकी एक्टिविटी अगेंस्ट कैलेमीडिया, मैक और टॉक्सोप्लाज्मा के अगेंस्ट है, वाइल अजिथ्रोमाइसिन की एक्टिविटी ज़्यादा अगेंस्ट दीज बैक्टीरिया अलॉन्ग विद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नजीरिया वगैरह के अगेंस्ट जो है इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। एरिथ्रोमाइसिन की बाइलिक एक्सक्रीशन है, एजिथ्रोमाइसिन की रीनल एक्सक्रीशन है। एजिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ शॉर्ट है, एरिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ शॉर्ट है, एजिथ्रोमाइसिन डेज के अंदर 2 to 4 डेज। एरिथ्रोमाइसिन के दिन में तीन टाइम दिया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन को दिन में एक बार दिया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन जेटी की इरिटेशन काज करती है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ मोटोलिन रिसेप्टर, एजिथ्रोमाइसिन ऐसा नहीं करती। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो इनहिबिट होती है साइटोक्रोम P450 सिस्टम के तहत, जबकि एजिथ्रोमाइसिन जो है उसके तहत नहीं। अगर हम करें एजिथ्रोमाइसिन बहुत स्पीरियड है, अगर एजिथ्रोमाइसिन स्पेक्ट्रम ज़्यादा, रीनल एक्सक्रीशन हाफ लाइफ ज़्यादा है, डोज कम देनी पड़ती है आपको पेशेंट को जो है, उसके अलावा जो जीएटी को इरिटेशन काज नहीं करती, और साइटोक्रोम P450 के साथ भी इसका इंटरेक्शन कम है। दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन ब्रीफली द काइनेटिक्स प्रिंसिपल दैट सपोर्ट once daily dosage of aminoglycoside. Concentration dependent killing post antibiotic effect. कहते हैं aminoglycoside exhibit concentration dependent killing, that's the higher concentration kill a large proportion of bacteria and kill more rapid rate. Concentration dependent killing है and is a higher concentration kill a large proportion of bacteria and kill a more rapid as compared to multiple split doses. सिंगल डोज के अंदर अगर दे रहे हैं तो ज़्यादा किल करेगी एज कम्पेयर टू स्प्लिट डोज के साथ जो है। उसके अलावा इसका पोस्ट एंटीबायोटिक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है such that antibacterial activity persists beyond the time during which measurable drug is present. The post effect of aminoglycoside, the post antibiotic effect of aminoglycoside can last several hours. Because of these properties, a given total number of aminoglycoside may have better efficacy which administered as single dose then सिंपली इसके अंदर जो बात आप कह सकते हैं कि जब उसको सिंगल डोज के अंदर दिया जाता है, लार्ज सिंगल डोज दी जाती है तो बैक्टीरिया किलिंग ज़्यादा काज करती है, डोज डिपेंडेंट किलिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्प्लिट डोजेज के अंदर जो है।
फिर यहाँ पे पूछा गया कि कम्बिनेशन में ड्रग को क्यों दिया जाता है। कहते कम्बिनेशन थेरापी क्यों दी जाती है, इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर कम्बिनेशन थेरापी क्यों दी जाती है। कम्बिनेशन थेरापी इसलिए दी जाती है, हो सकता है एक ड्रग जो है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव ना हो, दूसरी ड्रग जो है जो उसके साथ कंबाइन की जा रही है वो ऑर्गेनिज्म अगर मल्टीपल चांसेस अगर इन्फेक्शन अंडरलाइन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं इन्फेक्शन के लिए जो है किसी से इन्फेक्शन हो रही है, तो दूसरी ड्रग को अगर जब आप साथ देंगे तो उनकी एफिकेसी उनके रिजल्ट बढ़ जाएंगे, ज़्यादा चांसेस होगा बैक्टीरिया की किलिंग के। अगर हम एक ड्रग को सिंगल फॉर्म में दे रहे हैं उसकी डोज बढ़ाई जा रही है तो एडवर्स इफेक्ट बढ़ते जाएंगे। देखते हैं कि मैं क्या लिखा हुआ है। टू प्रोवाइड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एम्पेरिक थेरापी इज a serious real patient. Number दो, to second point है to treat polymicrobial infections such as intra-abdominal abscesses which are typically due to a combination of anaerobic, aerobic, gram-negative organism and gram-negative organism enterococci. The antimicrobial combination chosen should cover the most common known or suspected pathogen, but need not cover all the pathogen. The variability of antimicrobial antimicrobial with excellent polymicrobial coverage. Example beta lactamases inhibited combination और कार्बापेनम जो है may reduce टॉक्सिसिटी की बात उसने की है। अच्छा जो कंबाइन फॉर्म में देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो सकती है, टॉक्सिसिटी के रेजिस्टेंस के चांसेस कम हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाते हैं और किलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहली बात मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कम्बिनेशन थेरापी इफेक्टिव हो सकती है, रेजिस्टेंस के चांसेस कम हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो सकते हैं, उसके अलावा किलिंग की इन्हांसमेंट हो सकती है। What do you understand by rescue therapy? Give two examples. कहते हैं जो कैंसर थेरापी है उनको रेस्क्यू थेरापी जो है toxic effects of anti-cancer drugs can sometimes be elevated by giving another compound instead of reducing the dose of the drug. कहते हैं कैंसर ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट है उनको एलिवेट किया जा सकता है बाय अदर ड्रग इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द डोज ऑफ द ड्रग टू रेस्क्यू द बॉडी फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट। अगर कैंसर ड्रग जो है वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो दूसरी ड्रग जो है वो उनके दूसरे कंपाउंड जो है उनको क्या नाम है एडवर्स इफेक्ट को एलिवेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उस ड्रग की डोज कम करें टू रेस्क्यू द बॉडी फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट। The biological effect of methotrexate can be reversed by administration of reduced folate, which is active. अगर हम फोलेट देंगे पेशेंट को जो है
सिंपली कहते हैं कि क्या नाम लेते हैं, जो है बाज का जो एंटी कैंसर ड्रग की जो है उसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए बजाय इसके हम डोज को कम करें उसको दूसरी ड्रग दिया जाता है ताकि बॉडी को उन एडवर्स इफेक्ट से रेस्क्यू कर सके। मेथोट्रेक्सेट के साथ फोलेट दिया जाता है ताकि मेथोट्रेक्सेट की जो एंटी फोलेट एक्टिविटीज हैं वो क्या नाम लेते हैं कम हो सके। जो करते हैं बांधो होगी कि वहां सो रही है सारी नकल मार के सुता दे, एक ने सवाल पूछा बाकी सर